नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं आज मुख्य तौर पर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन से ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो पे आज शुरुआत करेंगे हम चावल की खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय पूल से एथेनॉल बनाने के लिए चावल का कोटा तय कर दिया गया है। इसके लिए सरकार इस साल 52 लाख टन चावल सप्लाई करेगी। इस पर डिटेल में होगी बातचीत। इसके अलावा अगली खबर जुड़ी हुई है एयर कंडीशनर के डिस्काउंट के साथ साथ। सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके तहत पुराना एसी देकर के नया खरीदने पर डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि फिलहाल ऊर्जा मंत्रालय इस योजना पर काम कर रहा है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। साथ ही एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट में कहा गया है एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड ग्रोथ को लेकर के 6 तिमाही में पहली बार शहर गांव से आगे निकल गए हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर निकल करके आई है। इस पर बातचीत होगी। और इमर्जिंग मार्केट के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी घट सकती है। जेपी मॉर्गन इसकी तैयारी कर रहा है। अंशुमान सर से जानेंगे कि आखिर में भारत की हिस्सेदारी कम होने की वजह क्या है और इसके मायने क्या कुछ हैं। भारत ने अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ के खिलाफ जवाबी टैरिफ की तैयारी कर ली है और डब्ल्यूटीओ को इसकी सूचना भी दे दी है। जानेंगे कि भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से पहले भारत का ये कदम आखिर में क्या बताता है। अमेरिका और यूरोप के देश रूस पर अब आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिका में तो रूस से व्यापार करने वालों पर 500% टैरिफ की तैयारी हो रही है। समझने की कोशिश होगी कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। लेकिन शुरुआत करते हैं अनाज से जुड़ी खबर के साथ। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय पूल से खुले बाजार में अनाज बिक्री के लिए पॉलिसी जारी की है और उसके तहत वर्ष 2025-26 के दौरान इथेनॉल उत्पादन के लिए केंद्रीय पूल से 52 लाख टन चावल आवंटित किया गया है। सर, इथेनॉल को ज़्यादा चावल सप्लाई से चावल मार्केट पर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? विपुल जी, तात्कालिक तौर पे कोई बड़ा असर नहीं दिखेगा क्योंकि 52 लाख टन की मात्रा पूरे साल भर के लिए दी गई है और इसकी जो कीमत तय की गई है वो करीब 2300 रुपये के आसपास है, जैसा कि आंकड़े मिल रहे हैं। दरअसल भारत में चावल का स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर है 4 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। खरीफ के मौसम की कटाई या फसल हार्वेस्टिंग से पहले ही ये स्टॉक इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब भारत को इस चावल का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है। तो ये स्वाभाविक था कि इसको एथेनॉल निर्माण के लिए दिया जाए। अच्छा, हम कल ये बता भी चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चावल के बाजार में अब बेयर ग्रिप या मंदी का असर दिखाई दे रहा है क्योंकि अच्छी फसल के अनुमान केवल भारत से ही नहीं है, बांग्लादेश और वियतनाम से भी है। इनका भी चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेगा। तो भारत के पास ये सुविधा है कि वो एथेनॉल बनाने में इसका इस्तेमाल करा सके और इसके जरिए उसकी ब्लेंडिंग कर सके और कच्चे तेल के आयात पर थोड़ी बहुत हो सके वो निर्भरता कम कर सके। जी, इस बीच चलते हैं अब अगली खबर को लेकर के बात करते हैं। सरकार ऐसी स्कीम पर काम कर रही है जिसके तहत घरों में पुराने एयर कंडीशन दे करके नया खरीदा जाता है, तो नए पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय इस योजना पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना के लिए हाल में सरकार ने एयर कंडीशनर बनाने वाली प्रमुख कंपनियों से बैठक भी की है। सर, ये पॉलिसी कैसे काम करेगी और किस तरह के विकल्पों पर विचार हो रहा है? देखिए, सरकार की चुनौती ये है कि एयर कंडीशनर भारत में इनकी डिमांड भी बढ़ रही है और अब जो भारत में जिस तरीके से तापमान बढ़ता है उसके बाद एक अनिवार्य सी परिस्थिति बन गए हैं भारत में के अधिकांश कस्बों में भी और शहरों में तो पहले से ही थे। दूसरी बड़ी चीज़ है कि भारत के एयर कंडीशनर बिजली की खपत में कुख्यात हैं, बहुत बुरी तरह बिजली की खपत करते हैं। कितनी भी तकनीक उन्नत हो जाए लेकिन जैसे से एसी पुराना होता जाता है उसमें बिजली की खपत बढ़ती जाती है। ऊर्जा मंत्रालय की चुनौती यह है कि वो किस तरह से एयर कंडीशनिंग को इफिशियंट बनाकर उसमें ऊर्जा की खपत घटा सके। 3-4 महीने से अलग अलग मौकों पर इस तरीके की नीति पर काम चल रहा है कि पुराने एसी के एक्सचेंज की पॉलिसी लाई जाए। जो ताजी तैयारी है वो ऊर्जा मंत्रालय और जो उसके साथ ऊर्जा संरक्षण पर काम करने वाली एजेंसियां हैं वो मिलकर इसकी तैयारी कर रही। जो संकेत शुरुआती में हमारे पास है उसमें कि 10 साल से पुराने एसी
बदले जाएंगे। इसके लिए जो डीलर है, एसी प्रोड्यूसर है, एसी बनाने वाली कंपनियां और डीलर हैं, उन्हें स्क्रैपेज के लिए ज़्यादा पैसा ऑफर करने के लिए कहा जाएगा। जिस तरीके से आप बैटरी में देखते हैं, जब आप पुरानी बैटरी बदलने जाते हैं, नई बैटरी लेने जाते हैं, तो पुरानी बैटरी की एक प्राइस मिलती है। टायर में भी स्क्रैपेज चलता है। उस स्क्रैपेज पॉलिसी को डिफाइन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, एसी के मामले में, जिससे कि आप पुराना एसी जब रिटर्न में दें तो आपको ज़्यादा और अच्छी कीमत मिल सके। इसकी वजह यह कि जब तक अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, लोग नया एसी नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात यह कि इसको उजाला स्कीम की तरह भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि नए एसी के लिए और भी प्रोत्साहन दिए जाए, लेकिन तत्काल कोई ऐसी सीधी सब्सिडी जैसी स्कीम आती नहीं दिखाई दे रही। ये ज़रूर है कि एसी कंपनियों पर इस बात के लिए दबाव होगा कि वो अब ज़्यादा पैसे देकर पुराने एसी खरीदें और नए एसी स्थापित किए जाएं, जिससे कि 3, 4, 5 साल वो एसी ठीक चलते हैं और बिजली की खपत सीमित रहती है। जी। प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ इंश्योरेंस वाले मरीजों से ज़्यादा शुल्क वसूले जाने की शिकायतों के बाद सरकार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेसिंग करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज की देखरेख का जिम्मा वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा। अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी देखरेख कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सचेंज को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन किया जाएगा और इस पर बीमा रेगुलेटर IRDAI का रेगुलेशन लागू होगा। सर, ये ओवर चार्जिंग कैसे हो रही थी और आगे किस तरीके से रेगुलेशन होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये रेगुलेटरी ओवरलैप का मुख्य इशू है और इसमें पिसते हैं आम उपभोक्ता। जब भी आप कभी बीमा हेल्थ इंश्योरेंस लेकर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल आपको ना तो डिस्काउंट देता है, ना रियायतें देता है, बल्कि बीमा के कारण, चूंकि आपको बीमा से उसका रिटर्न मिल जाता है, क्लेम मिल जाता है, तो ज़्यादातर अस्पताल बीमा के वाले मरीजों से अतिरिक्त चार्ज कर रहे हैं। और ये स्थापित सत्य है, सरकार को भले ही ना दिखता हो, आप दिख रहा हो, लेकिन स्थापित सच है कि जैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के साथ किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके लिए बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसे संभाल नहीं पाता क्योंकि बीमा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार का क्षेत्र नहीं है। नेशनल क्लेम एक्सचेंज, जहां पर जाकर आप इस तरीके के क्लेम सेटल करते हैं और इनके बारे में जानकारी देते हैं, वहां आने वाली सबसे ज्यादा शिकायतें या सबसे ज्यादा क्लेम के दावे इसी पर हैं कि हमारे पास बीमा था, हम अस्पताल में गए, अस्पताल ने हमसे 15%, 20% ज्यादा सर्विस का पैसा लिया, जो वो सामान्य मरीज से, जो कि कैश या अलग किसी दूसरे माध्यम से पेमेंट करता है, उससे लिया जाता है। तो अब ये पूरा का पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ से निकलकर वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया है, क्योंकि इंश्योरेंस सरकार के नियंत्रण में आता है, वित्त मंत्रालय की व्यवस्था है। तो अब वित्त मंत्रालय का इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन क्लेम एक्सचेंज की पर काम करेगा, इसे देखेगा और वहां से ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि बीमा कंपनियां अस्पतालों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड रेट हैं वही बीमा के क्लेम के समय, हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के समय दिए जाएं। पिछले 1 साल 1.5 साल से इसमें तमाम कोशिशें चल रही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ चुके हैं, लेकिन मामला अभी सुलझता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय एक तरह से इसको करने में बहुत कामयाब नहीं हुआ, तो अभी दूसरी व्यवस्था सोची गई है कि इसे बीमा कंपनियों की तरफ से वित्त मंत्रालय के जरिए संचालित किया जाए। जी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करने वाली अमेरिकी कंपनी जाने स्ट्रीट पर सेबी के प्रतिबंध के बाद शेयर बाजार में डेरिवेटिव ट्रेड के वॉल्यूम में भारी गिरावट आई है। 10 जुलाई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेरिवेटिव टर्नओवर 21% से ज़्यादा घटा है। 10 जुलाई को NSE पर डेरिवेटिव सेगमेंट में 25.25 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के सौदे हुए हैं। पहले ये आंकड़ा 31.92 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का था। सर, ट्रेडिंग वॉल्यूम घटने की संभावना तो थी, लेकिन बाजार पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? BSE के शेयर में तो हम देख रहे हैं लगातार पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। विपुल जी, ओवरऑल बाजार के ट्रेंड में भी है, जैसे आज जो हमने गिरावट देखी बाजार में, इसमें एक बड़ा हिस्सा मुंबई में यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पता चलता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स के ट्रेड पर जो सख्ती हुई है उसका एक असर बाजार के सेंटीमेंट पे पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में तेज मूवमेंट इसके जरिए होते थे। पर यहाँ 2 बेहद महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आते हैं। हमने दर्शकों को जेन स्ट्रीट पर चर्चा करते समय बताया था कि इस फैसले के बाद डेरिवेटिव्स में का टर्नओवर गिरेगा, वॉल्यूम गिरेगा, और वो हमें सामने दिख रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि एक कंपनी क्या इतनी ताकतवर थी कि उसके जाने के बाद 21% वॉल्यूम में गिरावट आ गई, और अगर ऐसा है तो फिर वो कंपनी बहुत बड़ी थी और बहुत प्रभावी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बाकी जो कंपनियां हैं, क्या वो अब सेंटीमेंट खराब होने के कारण आगे सक्रिय नहीं है, या ट्रेडर या इन्वेस्टर्स इस समय इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं कि उन्हें आने वाले समय में किसी जांच और पड़ताल का शक है? क्योंकि जेन स्ट्रीट का मामला सेबी के ऑर्डर के हिसाब से स्कैम था कि उसने रिग किया था एक्सचेंज को, उसने इंडेक्स को रिग किया था। हालांकि उसका कहना है कि ये हेजिंग की तकनीक थी। इस पूरी व्यवस्था के बीच
डेरिवेटिव्स और ऑप्शन का सेगमेंट काफ़ी मायूस हो गया है, काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है, और ये बाजार के ओवरऑल सेंटीमेंट के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज हमने देखा कि बाजार में गिरावट के और भी कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण विपुल जी ये भी था। सर, लेकिन क्या ये सेंटिमेंट लंबा चलेगा? क्योंकि आज तो जो तमाम लोग सपोर्ट की बात कर रहे थे 25,250 की, वो भी टूटता हुआ दिखाई दिया। और हालांकि दो रिजल्ट आईटी के नतीजों ने भी थोड़ा निराश किया टीसीएस के, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण बना हुआ है। और बीएससी के शेयर में पिछले 2-3 दिन के अंदर बड़ी गिरावट है। तो क्या ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट है ये अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? अब ये मामला तो उलझ गया। बैंक निफ्टी में भी हमने ठीक ठाक गिरावट देखी, क्योंकि बैंक निफ्टी ही वो इंडेक्स था जिसको जो इस पूरे रिगिंग में या इसको जेन स्ट्रीट की रिगिंग में शामिल पाया गया था। सेबी, अब तो ये मामला उलझ गया है, क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि जेन स्ट्रीट एसएटी जाएगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएगी, सेबी के खिलाफ मुकदमा करेगी, और इधर सेबी पूरी की पूरी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के कील कांटे नए सिरे से दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए तो ये सेंटीमेंट पर इसका असर थोड़े लंबे समय तक चल सकता है, कि जब तक तस्वीर पूरी तरह साफ होकर सामने ना आ जाए। और जो बाकी ट्रेडर्स भी हैं, क्योंकि सेबी ने 2-3 दिन में इस बात के संकेत बार बार दिए कि वो अन्य एल्गो ट्रेडिंग वाली कंपनियां, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाली कंपनियों की भी जांच करेगी, तो कोई इस समय आगे बढ़कर इस पूरे मामले में जोखिम लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसीलिए आपको इंडेक्स के मूवमेंट पर हमें इसका असर दिखाई दे रहा है। लगातार दबाव बना हुआ है और महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बाजार के अंदर अब टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक अच्छी खबरें भी हैं। अच्छी खबर यह है कि जून तिमाही के दौरान देश के शहरों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड लौटती हुई नजर आई है। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बाइजॉम के आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान शहरी इलाकों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड में 7.7% की ग्रोथ आई है, जबकि गांव में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड की ग्रोथ 7.1% रही है। 6 तिमाही में ऐसा पहली बार हुआ है जब एफएमसीजी प्रोडक्ट की शहरी मांग ग्रोथ ग्रामीण मांग ग्रोथ से आगे निकली हो। सर, शहरी बिक्री बढ़ने के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, और बिक्री में इस बढ़त को किस तरीके से समझा जाए? एफएमसीजी कंपनियों के लिए तो ये थोड़ी राहत की खबर है, अच्छी खबर है। आज हमने बाजार पर भी इसका थोड़ा सा सेंटिमेंटल असर देखा, पर आंकड़ों को अगर आप भीतर से खोल के पढ़ें तो दो चीजें बड़ा महत्वपूर्ण समझ में आती हैं। अर्बन एरिया में बाइजोम का आंकड़ा ये बता रहा है कि वैल्यू टर्म्स में 7.7% की बढ़ोतरी दिखी है, वॉल्यूम में नहीं। यानी कंपनियां जो एफएमसीजी सामान बेचती हैं शहरी इलाकों में, उनकी वैल्यू की डिमांड, वैल्यू टर्म्स में बढ़ोतरी दिखाई दी। उनकी या तो कीमतें बढ़ी हैं या प्रीमियम उत्पादों की बिक्री हुई है। दो कैटेगरी हैं, पर्सनल केयर और डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें और थोड़ा ब्रांडेड कमोडिटीज का हिस्सा। इन 3 हिस्सों में हमको बढ़ोतरी दिखी है। इसमें एक हिस्सा महंगाई का भी हो सकता है, क्योंकि उत्पादों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये 7.7% है, और ग्रामीण इलाकों में वैल्यू टर्म्स में ग्रोथ 7.1% है। थोड़े उत्साही संकेत हैं। हमें पहली तिमाही के एफएमसीजी कंपनियों के नतीजों का बड़ा बेचैनी और बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि वहां से हमें असली तस्वीर दिखेगी वॉल्यूम की, कि क्या वास्तव में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं अर्बन और रूरल एरिया में कि नहीं। क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों की उत्पादों की बिक्री मात्रा में जितनी ज़्यादा होती, चाहे वो सोप्स हों या फूड प्रोडक्ट्स हों या पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, उनसे ये समझ में आता है कि डिमांड सारे स्तरों पर काम कर रही है कि नहीं। वैल्यू स्तर से हमें ये हो सकता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री ज़्यादा हो, पर वो टोटल बाजार में या टोटल उपभोक्ताओं का 3 से 4-5% हो। तो ये आंकड़े अच्छे हैं, शुरुआती संकेत है, मतलब आप इससे एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन असली तस्वीर तो हमें हिंदुस्तान लीवर के, नेस्ले के, डाबर के नतीजों से ही पता चलेगी। हाँ, लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही करें। लेकिन सर, अभी जो सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, उम्मीद करें कि कुछ पॉजिटिव नतीजे रह सकते हैं। आज हम क्रॉस द बोर्ड, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि सभी एफएमसीजी कंपनियों में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। एचयूएल में हमने देखा 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिली। डाबर मजबूत दिखाई दे रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत माने इसे? हाँ, देखिए, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमें एफएमसीजी कंपनियों के नतीजों में से थोड़ी अच्छी उम्मीद है। अब किस सेगमेंट में अलग अलग कहाँ कितनी ग्रोथ आती है तो नतीजों से पता चलेगा, पर ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी बहुत बेहतरी हमें पिछले तिमाही की तुलना में दिखाई दे सकती है। हालांकि ग्रामीण मांग को लेकर भी अब थोड़ी चुनौतियां हैं, अलग अलग स्तर पर दिख रही हैं, लेकिन ये आंकड़ा जरूर एफएमसीजी कंपनियों को लेकर जो बाजार का आउटलुक है उसे बेहतर करने में, तो उम्मीदें बढ़ाने में सफल रहा है। अब हमें कुछ खास कंपनियों के नतीजों के जरिए पता चलेगा कि क्या तस्वीर बनती है। हमने जब परसों चर्चा भी की थी कंपनियों
के नतीजों के आउटलुक पर विपुल जी, तब भी हमने कहा था कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए ये तिमाही शायद अच्छी साबित हो सकती, बेहतर साबित हो सकती, इसे आप क्रॉसओवर तिमाही भी कह सकते हैं, जिससे के बाद ये उम्मीद कर सकती हैं कि वो अगली तिमाही से चीजें थोड़ी और बेहतर हो जाएंगी। ठीक, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच हालांकि आखिरी में आते आते कुछ एक एफएमसीजी कंपनियों में दबाव देखने को मिला, क्योंकि बाजार अपने महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ा। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 5.5-4% की तेजी के साथ बंद हुआ। यहाँ पर एमडी और सीईओ पद पे प्रिया जी को तैनात किया गया है, तो उसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसी कंपनियों में भी कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा सकारात्मक रुझान जो है बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इन सब के बीच में इमर्जिंग मार्केट के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स की हिस्सेदारी घट सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन अपने इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारत और चीन के बॉन्ड्स की हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रहा है। बॉन्ड इंडेक्स को ज़्यादा संतुलित करने के लिए हिस्सेदारी कम करने पर विचार किया जा रहा है। किसी एक देश की हिस्सेदारी की लिमिट को 10% से घटाकर 8.5% किया जा सकता है। सर, जेपी मॉर्गन ये बदलाव आखिर में करने क्यों जा रहा है? बोनस पॉइंट के दर्शकों को जो नियमित दर्शक है उन्हें याद होगा, विपुल जी आपको भी याद होगा, पिछले वीक हमने एक विस्तार से डेटा पॉइंट में बताया था कि कैसे पश्चिमी देशों के बॉन्ड्स, वेस्टर्न कंट्रीज के बॉन्ड्स में अब निवेश की रुचि घट रही है और इमर्जिंग इकोनॉमीज के और एशिया के देशों के बॉन्ड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। वजह बड़ी स्पष्ट है, डॉलर में कमजोरी है, अमेरिका के बाद की रेटिंग में गिरावट है, यूरोप के बॉन्ड मार्केट में डेप्थ तो है, लेकिन यूरोप में भी बॉन्ड्स की चुनौती और घाटे की चुनौती है। इसलिए अलग अलग हिस्सों में बॉन्ड्स के पे निवेश बढ़ रहा है। जेपी मॉर्गन इंडेक्स ये संकेत दे रहा है कि केवल भारत और चाइना जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हीं के बॉन्ड निवेश के लायक नहीं है, बल्कि अन्य विकासशील देशों के बॉन्ड भी इसमें आ रहे हैं। इसमें खास तौर से जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जब इंडेक्स आएगा तो हमें पता चलेगा कि शायद मिडिल ईस्ट के MENA रीजन के बॉन्ड्स भी इसमें एक बड़ा हिस्सा पा सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों में हमने मिडिल ईस्ट के बॉन्ड्स में काफ़ी एक्टिविटी देखी है। मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं ने काफ़ी बड़े बॉन्ड जारी किए। इसके अलावा भी एशिया की कुछ अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां से बॉन्ड की रिलीज बढ़ रही है। तो ये इंडेक्स अब संतुलित होता दिख रहा है, जिसमें भारत और चीन का अकेले दबदबा नहीं रहेगा। इस बीच एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम के टैरिफ के खिलाफ भारत ने WTO के नियमों के तहत जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने WTO में कहा कि उसके जवाबी टैरिफ से अमेरिका का 7.6 अरब डॉलर का इंपोर्ट प्रभावित होगा। इधर अमेरिका ने भी भारत के डेयरी सेक्टर में लगाई गई इंपोर्ट पाबंदियों को गैर ज़रूरी ट्रेड बैरियर्स बताया है। उधर यूरोप में तो अब WTO का विकल्प बनाने की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा कि WTO किसी काम का नहीं रहा है और एक नया विकल्प बनाने की आवश्यकता है जिसमें यूरोप का प्रभुत्व ज़्यादा हो। तो सर, एक तरफ डील पर बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ WTO में एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे समझे इस तमाम समीकरणों को? विपुल जी, सबसे दिलचस्प बात है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और WTO में एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हैं। हालांकि हमेशा ये पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में भारत की तरफ से बार बार ये संकेत दिए गए हैं कि वो कार्रवाई करेगा। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर भारत और अमेरिका के बीच WTO में टकराव देखने की संभावना है। ऑटो सेक्टर पर, जो भारत के ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लगाए गए थे 25% ऑटो पार्ट्स पे और ट्रकों पर, इसके बदले भारत ने WTO को इस बात की सूचना दी थी कि वो जवाबी टैरिफ लगाएगा, क्योंकि अमेरिका में भारत के निर्यात महंगे हो रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन में WTO को यह भी कहा था कि GATT 1994 और सेफगार्ड समझौते का उल्लंघन किया गया। तो पहला तो विवाद का बिंदु था ऑटो सेक्टर। दूसरा ये कि अब फिर एक नए मसौदे में, एक नए प्रस्ताव में भारत ने WTO को स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के लिए कहा है और कहा है कि जो अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ लगाया, भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। इधर अमेरिका डेयरी सेक्टर में ज़्यादा दबाव बना रहा है। भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ताओं में डेयरी सेक्टर एक बड़ा ब्लॉकेज बनकर सामने उभर कर आया था जब वार्ताओं का पिछला दौर चला था। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोला जाए, जबकि भारत इसे खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले को भी WTO में पहुंचाया गया। पर इन सारी लड़ाइयों के बीच WTO की प्रासंगिकता इस समय बेहद गहरे सवालों के घेरे में। अगर आप इसी विवाद को विपुल जी लें तो इस विवाद के निस्तारण के लिए वहां पर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, विवाद निस्तारण व्यवस्था है, जो पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय है। अमेरिका ने इसे बनने नहीं दिया है और इसलिए वहां कोई विवाद का निस्तारण नहीं होता। तो यूरोपियन यूनियन की
प्रमुख की का ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो क्षोभ है, जो झुंझलाहट है, वो बिल्कुल वाजिब है कि WTO इस पूरी व्यवस्था में जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा टैरिफ लगा रहे हैं, कोई भी काम, कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप WTO को बिल्कुल नहीं मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप WTO के किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। ट्रांसशिपमेंट टैक्स जो लगाया जा रहा है वो WTO के नियमों के पक्ष में नहीं है, के हिसाब से नहीं है। तो भारत और अमेरिका WTO में एक दूसरे को चुनौती देने की भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां से कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, भारतीय टीम दोबारा बातचीत के लिए जा रही है वाशिंगटन, और वार्ताओं का एक और दौर शुरू होने की उम्मीद है, जो शायद आखिरी दौर होगा, ऐसा संकेत है। इसमें कोई बात बनती है तो बनेगी, नहीं तो फिर चीजें दूसरी दिशा में जाएंगी। इस बीच अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस बिल का समर्थन किया है जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका के 500% टैरिफ की बात कही गई है। ऐसे देशों में भारत और चीन सबसे आगे है। रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भारी टैरिफ को लेकर के अमेरिकी संसद में बिल पेश किया गया। उधर यूरोपियन यूनियन भी रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, जिनका असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदता है। अब सर, यहाँ पर सवाल जो है ये निकल के आ रहा है कि रूस पर तो नए प्रतिबंधों की तैयारी शुरू हो गई है। अब ये किस तरह के प्रतिबंध आ सकते हैं और इसका असर भारत को किस तरीके से भारत पर असर होगा, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। विपुल जी, ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दो बड़े घटनाक्रम एक साथ ऐसे हो रहे हैं जो रूस पर नए प्रतिबंधों की तरफ ले जा रहे हैं। हमें पता है रूस और यूक्रेन की भी शांति वार्ता टूट गई। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 2 बार वार्ता हुई। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने झुंझलाकर कहा कि पुतिन बात नहीं सुन रहे हैं, और कल से पिछले 48 घंटों से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर भारी हमले किए हैं। और इसके बाद अब नए सिरे से परिस्थितियां उसी जगह पहुंचती दिखाई दे रही हैं जैसी रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के समय थी। उसी तरीके के तेवर, उसी तरीके की तैयारियां अमेरिका और यूरोप में दिख रही हैं। अमेरिका में जिस बिल की बात हो रही है, जिस बिल को डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया है, वो 500% टैरिफ लगाएगा उन देशों पर अमेरिका जो रूस से ऊर्जा, हथियार या बाकी चीज़ों की सौदे करते हैं। केवल 180 दिन की छूट होगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस तेल को इंपोर्ट करने की। रूसी संस्थान, सरकारी अधिकारियों पर व्यापक सैंक्शंस का प्रावधान है। यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाईपार्टिजान बिल है। इसको लिंडसे ग्राहम जो कि रिपब्लिकन है और रिचर्ड ब्लूमेंथल जो कि डेमोक्रेट हैं, दोनों ने एक साथ किया, और 84 लोग इसको एक साथ प्रायोजित कर रहे हैं। इसलिए यह पहला ऐसा बिल है जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। यह खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है, पर हम आगे बात करेंगे भारत के संदर्भ में। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम यूरोप करने जा रहा है वो बेहद जरूरी है। यूरोप ने अपनी तरफ से रशिया पर, रूस पर प्रतिबंधों का एक नया मसौदा तैयार किया है, और उसके प्रावधान भी खासे अनोखे हैं। यह तय किया है ईयू ने कि रूस के कच्चे तेल पर एक फ्लोटिंग रेट लिमिट तय की जाएगी, यानी जैसे जैसे तेल की कीमत कम या ज्यादा होती जाएगी, वो लिमिट कम, वो तेल की कीमत की सीमा कम ज्यादा होती जाएगी। शुरुआत $45 पर बैरल से होगी, यानी इस कीमत पर रूस को अपना तेल बेचना होगा। कीमतें घटती और बढ़ती हैं तो इसमें कमी हो या ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कोशिश यह है कि रूस को कम से कम रेवेन्यू मिल सके कच्चा तेल बेचने के साथ। इसके अलावा 189 ऑयल कंटेनर्स और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने की बात है। 342 टोटल ऐसे शिप्स और कंटेनर्स हैं जो रूस का तेल ले जाते हैं, उन पर बेहद सख्त पाबंदी लगाई जाएगी, और इससे रूस की आपूर्ति में, तेल की आपूर्ति पर बड़ा असर होने की संभावना है। यूरोप ने तय किया कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर अब कोई लेन देन नहीं होगा, इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। रूस से एनर्जी नहीं ली जाएगी, और 46 ऐसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो रूस को प्रतिबंध से बचने में मदद करते हैं, उन पर सख्ती की जाएगी। दोनों तरफ से कोशिश ये है कि एक तो शैडो जहाज़ों के जरिए जो रूस का तेल है उसमें 76% की गिरावट आएगी। $60 से नीचे अगर कच्चे तेल की कीमतें आई तो रूस के राजस्व में गिरावट होगी। हालांकि ईयू में ग्रीस, साइप्रस, माल्टा इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके शिपिंग उद्योग को इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगले 15 दिन के अंदर, विपुल जी, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर, क्योंकि जो अमेरिका का बिल है उसको अगस्त में उस पर वोट होने की संभावना है, शायद अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिका में उस पर वोट होगा जो सैंक्शंस का बिल है। अगले 15 दिन में रूस पर प्रतिबंधों की नई किश्त आएगी, और जिसका बड़ा असर हमें भारत पर और तेल बाजार पर देखने को मिलेगा। लेकिन सर, ये जो प्रतिबंध हैं, इन प्रतिबंधों का भारत के तेल, मतलब ओवरऑल तेल बाजार पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में?
देखिए, भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर है। चाइना के बाद करीब करीब 4.2 बिलियन यूरो का के आसपास का ट्रेड रूस के साथ ऑयल का है। रूस की तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पास जाता है, और ये प्रतिबंध स्पष्ट रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत को लक्ष्य करने के लिए लाए जा रहे हैं, क्योंकि रूस और चाइना और भारत दो ही सबसे बड़े कच्चे तेल के खरीदार हैं, और इन्हीं के पैसे से किया माना जा रहा है कि ये जो तेल खरीद रहे हैं और जिससे जो पैसा रूस में पहुंच रहा है, उसके जरिए वो युद्ध और साजो सामान की तैयारी कर रहा है और यूक्रेन से शांति समझौते को नकार रहा हो और हमला कर रहा है। तो टारगेट स्पष्ट रूप से भारत और चाइना है। भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की सहमति हमको यूरोप और अमेरिका में बनती दिखाई दे रही, ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप 500% के टैरिफ की बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और फिर इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी, जो हम लोग लगातार कह रहे हैं। ट्रेड डील में क्या स्थिति है? 15 से 20% के टैरिफ के अलावा जो बाकी और भी बहुत सारे टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं, वो सब अगर लगाए जाएंगे तो भारत के लिए ट्रेड डील की स्थिति क्या होगी कहना मुश्किल है। पर ये प्रतिबंधों पर दोनों यूरोप और अमेरिका पूरी तरह मुतमईन और सहमत हैं, और यहाँ में आने वाले दिनों में सक्रियता दिखाई दे सकती है। जी, जिन देशों की अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुई है या फिर जिनको अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के बारे में सूचित नहीं किया गया है, उन पर 15 से 20% का टैरिफ लागू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनके साथ अभी अमेरिका की डील नहीं हुई है, और ना ही अमेरिका ने भारत को टैरिफ के बारे में कोई सूचना दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उधर अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ की भी घोषणा कर दी है। सर, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वार्ता को लेकर के अब नया अपडेट क्या है? कोई अपडेट है भी या नहीं? अभी भारतीय टीम वहां गई हुई है, वाशिंगटन दोबारा गई हुई, और शायद एक ये आखिरी दौर की वार्ता है जिसमें कुछ नतीजा निकलने की संभावना है। लेकिन जैसे हम पहले कह रहे थे कि भारत को अगर मैं मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके साथ डील नहीं होती उन पर 15 से 20% टैरिफ लगाएंगे, जैसा उन्होंने आज सुबह कहा कनाडा पर टैरिफ की घोषणा करते हुए, ऐसी भी स्थिति में भारत पर और भी कई टैरिफ है। अब इस 15 से 20% में 50% का टैरिफ जो कॉपर पे लगाया गया वो शामिल होगा कि नहीं होगा? भारत में से कॉपर का निर्यात बड़ा है, भारत का करीब 17% कॉपर एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। फार्मास्यूटिकल पर अगर स्पेशल टैरिफ आते हैं तो इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? 10% की जो ब्रिक्स टैरिफ की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार, वो इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? और ये कच्चे तेल का जो 500% का टैरिफ है, शामिल होगा कि नहीं होगा? तो भारत के साथ अमेरिका की बातचीत का पूरा एजेंडा विपुल जी इतना बुरी तरह उलझ गया है। ऐसी दो टूक बातचीत नहीं जो वियतनाम के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ हो रही हो, क्योंकि कई सारे ऐसे आयाम आ गए हैं जिसमें भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, और इसलिए ये ट्रेड डील आसान नहीं दिखती है, किसी भी मिनी डील भी आसान नहीं दिखती। ये इसकी बड़ी वजह है। कनाडा को लेकर ट्रंप बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने संबंध सुधारने और बिगाड़ने के बीच में अब सीधे 35% का टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड कनाडा पे उसका ऐलान कर दिया है। जी सर, ट्रंप ने कहा है कि गैर डील वाले जितने भी देश होंगे उन पर 15 से 20% टैरिफ की बात उन्होंने कही है। अब सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका के अंदर टैरिफ की मोटी मोटी तस्वीर कैसी बनती हुई दिखाई दे रही? अभी तक जितने टैरिफ आए हैं उसे अगर हम एक बड़े चार्ट पर देखने की कोशिश करें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग भूगोलों में, तो आपको बेहद अनोखा और बेहद उलझा हुआ सा परिदृश्य दिखाई देगा। ये चार्ट आपके सामने देखिए और ध्यान से देखिए रुककर कि ट्रंप का टैरिफ कहां कितना है। उत्तरी अमेरिका के देशों में कनाडा, मैक्सिको और यूएसएमसीए के जो साझेदार हैं 35% कनाडा पर है और 20 से 25% मैक्सिको पर है। ऊर्जा, उर्वरक और जो एक डील है यूएसएमसीए की उसे बाहर रखा गया है। एशिया में देखिए 20 से 40% तक के टैरिफ मूव कर रहे हैं। एक ही ज्योग्राफी में एक जैसे उत्पाद बनाने वाले देशों पर भी ट्रंप ने अलग अलग टैरिफ लगाए हैं। वियतनाम 20% है और पूरा पिछला टैरिफ 40% था, जहां से घटा के 20% किया गया है। जापान, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और इन पर 20 से 40% के टैरिफ हैं। पूरा WTO का जो बनाया हुआ टैरिफ का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ध्वस्त होके
के उसका वो चिथड़ा हो गया जिसमें कि टैरिफ बराबर होने चाहिए, देशों के बीच में सही प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ये सब बुनियादी सिद्धांत थे ग्लोबल ओपन ट्रेड के, मल्टीलैटरल ट्रेड के। यूरोप में देखिए ईयू, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे 20 से 25% का टैरिफ है। यूके पर 20% टैरिफ लगाया गया क्योंकि वहां संधि हो गई है। अफ्रीका पर 25 से 40% है। साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, इराक, ट्यूनीशिया, इसमें अफ्रीका और मध्य पूर्व को मिला लीजिए 25 से 40% का टैरिफ है। ब्रिक्स पर दक्षिण अफ्रीका पे 40% है, ब्रिक्स का 10% मिला लिया जाए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका पर अगर 10% का ब्रिक्स का स्पेशल टैरिफ लगाया तो भारत पे भी लग सकता है। दक्षिण अमेरिका में 25 से 50% तक का टैरिफ है। अब आप इस तस्वीर को देखने के बाद ये समझना मुश्किल है दुनिया में किसी भी सप्लायर के लिए, किसी भी बायर और ट्रेडर के लिए कि किस देश से वो सामान खरीदेगा और क्या वहां के निर्यातक अपनी योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनके पड़ोस का देश वही सामान बेचने वाला कम टैरिफ ले रहा हो, अमेरिका के बाजार में पहुंचने पर उसे एक एडवांटेज मिल रहा हो, जबकि ट्रंप ने किसी दूसरे देश पर भारी टैरिफ लगा दिए हो। तो यह तस्वीर है टैरिफ की जो बेहद उलझी हुई हमारे सामने दिखाई देती है। बड़ी उलझी हुई है, बड़ी असमंजस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब अगला प्रश्न ये आता है कि 9 जुलाई तो सर पार हो गई, कौन सी डील हुई है, कौन सी डील हो सकती है, कौन सी नहीं होगी, क्या कुछ तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं आपके आंखों के सामने? इसे भी विपुल जी देख लेते हैं डेटा पॉइंट में कि कौन सी डील हुई है, कौन सी जोखिम में और किन के होने की संभावना नगण्य दिखाई दे रही है। जो ट्रेड डील हुई है और अभी तक उसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्रेड डील हुई है, डील हो चुकी है। 30 जून को एक डील फाइनल हुई थी जिसमें एयर व स्पेस पर कम टैरिफ था। अमेरिकी कृषि उत्पादों को यूनाइटेड किंगडम में जाने की इजाजत दी गई थी। और दूसरी डील हुई है वियतनाम के साथ, 20% टैरिफ है, 40% का टैरिफ है ट्रांसशिपमेंट के ऊपर। वियतनाम के लिए वियतनाम ने अमेरिका से पोर्क और पोल्ट्री का आयात बढ़ाया। यह सबसे महत्वपूर्ण डील है। इसी डील ने पूरे एशिया का संतुलन बदल दिया है। चीन के साथ एक डील है बेहद लिमिटेड, केवल और केवल रेयर अर्थ के लिए है, इसके अलावा किसी पे नहीं है। इसी की रोशनी में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ कम किए थे। फिलीपींस के साथ बातचीत जारी है, करीब है 20% टैरिफ है, 17% से बढ़ाकर किया गया है। यूरोपीय संघ के साथ अभी बातचीत चल रही है, जो हो सकता है डील अगले 15 दिनों में हो जाए, क्योंकि 30 WTO के नियमों के तहत यूरोपीय संघ इसके अलावा फिर 30% जवाबी शुल्क लगाएगा। भारतीय टीम वार्ता के लिए वहां पहुंची हुई है। जो जोखिम वाले मुल्क हैं जिनकी लिस्ट हमको दिख रही है, भारत वाली डील अभी जोखिम की स्थिति में है विपुल जी। भारत के साथ डील होगी कि नहीं होगी इसकी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। अमेरिकी स्टील, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ है, भारत WTO में चला गया। अभी हमने विस्तार से आपको बताया कि रूस का 500% टैरिफ, ब्रिक्स का टैरिफ, कॉपर का टैरिफ, फार्मास्यूटिकल का टैरिफ, ये और भी आ रहे हैं। इनको कैसे एक डील के भीतर शामिल किया जाएगा और क्या वो 20% की भी अगर भारत पर ट्रंप ड्यूटी लगाते हैं तो ये ड्यूटीज कहाँ कैसे एडजस्ट होंगी, ये देखना होगा। थाईलैंड के साथ बातचीत हो सकती है, जोखिम में डील है लेकिन अभी संभावना बनती दिख रही। 36% की टैरिफ है, बातचीत काफ़ी धीमी है, थाईलैंड स्लो बात कर रहा है। कनाडा के साथ स्थिति बातचीत रुक गई है होते होते। 1 अगस्त से 35% टैरिफ लगा दिए गए, लेकिन हो सकता है कनाडा की तरफ से बातचीत का एक रास्ता और खोला जाए। डील की संभावना जहां नहीं दिखाई दे रही है, जहां पर संभावना बनती कम दिखाई दे रही है, उसमें म्यांमार और लाओस हैं, कोई रियायत नहीं है। बोस्निया हर्जेगोविना है, कोई सक्रिय बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। कनाडा के साथ ब्राज़ील के साथ स्थिति थोड़ी विकट दिख रही है। ब्राज़ील के साथ अब विवाद शुरू हो गया है, बल्कि राष्ट्रपति लूला ने रिटेलिटरी या जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसमें तांबा, तेल और कृषि उत्पाद खासतौर पर जो ब्राजील से अमेरिका में आते थे उनके व्यापार पर असर पड़ने की संभावना है। रूस किसी डील की चर्चाओं का हिस्सा नहीं है। तो ये है तस्वीर आज इस सप्ताह के अंत में दुनिया भर में टैरिफ की जो हमारे पास उपलब्ध है। सर वीकेंड में बहुत सारी हो सकता है अपडेट आए ना आए, लेकिन आपको क्या लग रहा है? जैसे आज हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे थे, रचित खंडेलवाल जी हमारे मेहमान थे, वो कह रहे हैं 29 तारीख तक भी कोई मिनी डील भी नहीं होगी। तो इस तरह की भी बातें निकल के आ रही, लोगों के अपने अपने विचार हैं। आपको लग रहा है कि मतलब ये अभी भी क्या डील को लेकर के भारत के साथ मामला पेच फंस सकता है क्या? अब विपुल जी जो संकेत हमारे पास है उसमें भारतीय पक्ष में डील को लेकर उम्मीदें बराबर हैं, बहुत उम्मीद नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आसपास इतने सारे टैरिफ के स्लैब्स खड़े कर दिए हैं कि कौन कौन से स्लैब्स पर होगा। हमें बात कर रहे हैं कि 26% का जो टैरिफ लगाया गया था वो एक जगह से आ जाएगा, उसे वापस कर लिया जाए। हमें मान लें कि
20% का जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज घोषित किया कि जिनके साथ कोई डील नहीं की उन पर 20% का टैरिफ लगा दिया गया। भारत इससे खुश है, हो सकता है कि उसे 20% का टैरिफ मिल रहा है, वियतनाम को भी 20% का टैरिफ मिला, चलिए ठीक है, बाजार में बराबरी रहेगी। लेकिन फिर कॉपर का क्या होगा, फार्मास्यूटिकल का क्या होगा, ब्रिक्स का क्या होगा, ऑयल के टैरिफ का क्या होगा? इसलिए यह मामला उलझ गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आज के बयान से आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी, उनको भी लग रहा है कि अभी बात बनेगी नहीं, जिनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, बाकी सबको 15 से 20% में निपटा दिया जाए। वार्ता तो चल रही है लेकिन बहुत थके बुझे मन से चल रही है। डील होने की संभावनाओं और ना संभावनाओं के बीच बराबर का औसत है, जो हमें ट्रंप के आने के बाद और भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा के बाद जो दिखा था कि नहीं अब तो बड़ी डील होगी और भारत और अमेरिका के वहाँ वो यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ तक आ गई है कि संभावनाएं काफ़ी कमज़ोर सी बनती दिख रही हैं। लेकिन अब फिर वाशिंगटन में सोमवार को भारतीय टीम मौजूद होगी और वो क्या निकाल कर लाती है, इस पर हमारी निगाहें होंगी। चलिए, निगाहें हैं और जैसे कुछ अपडेट होगा हम आपको आपके सामने लेकर के आएंगे। अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले ये समझने की कोशिश पहले कर लेते हैं कि अर्थम में इस बार के लिए विशेष क्या रहने वाला है। सर, क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार अर्थम में? इस बार के अर्थम में हम आपको दुनिया का जो बदलता हुआ शिक्षा बाजार है उसमें ले चलेंगे। अमेरिका विदेशी छात्रों को बाहर निकाल रहा है। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया के देशों के छात्रों के लिए, जो वहाँ पढ़ाई को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन है, उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। चाइना और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े निर्यातक हैं छात्रों के, जो अमेरिका जाते थे। पिछले 5-6 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमिग्रेशन की नीतियाँ, शिक्षा की नीतियों में जो बदलाव हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट तितर बितर हो गया है। तो अब शिक्षा के अगले केंद्र कहाँ होंगे? कौन से ऐसे देश हैं जहां पढ़ने के लिए लोग जाएंगे? अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस देश का वीज़ा आपको सोचना चाहिए जहां पढ़ने के लिए जा सकते हैं आप? और इसके साथ अमेरिका की जो शिक्षा सिस्टम की साख है, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, उस पर क्या असर होगा और कैसे दुनिया में एक नए किस्म का डिसेंट्रलाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम आने वाले कुछ समय में तैयार होगा और उसमें कुछ नए देश इसकी अगुवाई कर रहे होंगे। हम विस्तार से आपको ले चलेंगे ग्लोबल शिक्षा के बाजार में और बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कौन से नए केंद्र हैं जहां अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जाने का मौका मिलेगा या वहां उन्हें जाना उनके लिए मजबूरी होगा। एक थे सीनेटर फुलब्राइट, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में फैले अमेरिकी सैन्य साजो सामान को बेचकर स्कॉलरशिप का एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और आकर्षण बना दिया। लेकिन अब अमेरिका का इतिहास खुद को दोहरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवास नीतियों के बाद पूरी दुनिया के शिक्षा बाजार में बड़ी उथल पुथल मची है। अमेरिका जो भारतीय छात्रों का नूरे नज़र था, सबसे ज़्यादा छात्र भारत से अमेरिका में पढ़ने जाते थे, वो अचानक विदेशी छात्रों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। तो फिर पढ़ाई के नए मौके कहाँ मिलेंगे? कौन से हैं वो उभरते हुए शिक्षा के केंद्र, नए देश और नए विश्वविद्यालय जहाँ पर भविष्य की शिक्षा मिलेगी? शिक्षा के बाजार में इस उथल पुथल का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पर क्या होगा? अगर आप भविष्य में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं विदेश में जाने के लिए, तो आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? इस बार के अर्थम में हम बात करेंगे ग्लोबल एजुकेशन मार्केट में इतिहास के सबसे बड़े फेरबदल की, जो 1960 के बाद हमें दिखाई दे रहा है, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के शिक्षा बाजार में क्या हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की प्रवास नीतियों का सबसे ज़्यादा असर जिन 4 देशों पर पड़ा है उनमें भारत भी है। भारत के लिए क्या विकल्प है? तो यहाँ पर जो है इस बार का अर्थम आप अवश्य देखिए और साथ ही साथ जिन लोगों ने प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है वो हमारी प्राइम मेंबरशिप ले लें। सर, इस अगले हफ्ते हमारा एक बड़ा इवेंट भी होने जा रहा है, बड़ी संख्या में दर्शक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आपकी भी उपस्थिति वहाँ पर रहेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से सर? और बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, कई लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं, कोई बंगाल से भी आ रहा है, कोई राजस्थान से लोग कह रहे हैं हम पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर इसको।
आप सबकी प्रतिक्रिया और उत्साह से हमारी पूरी टीम बेहद उत्साहित है। आप देख सकते हैं विपुल जी के उत्साह को, कि हमने पहली बार एक प्रयोग किया था जहां हम सिर्फ आपको स्टूडियो से नहीं बताएं, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलें, आपके सवालों के जवाब दें, और खासतौर पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में हम आपको उन लोगों से मिलवाएं जो सच सही ढंग से, पारदर्शी ढंग से आपको ट्रेडिंग करना या स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी करना सिखा सकें। और इसलिए हमारा पहला प्रयास है, आप लोगों का उत्साह हमारे लिए हमारा उत्साह बढ़ाता है, आप लोगों का समर्थन हमारा उत्साह बढ़ाता है। जुड़े रहिए, हम आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम लेकर आएंगे, और अगले सप्ताह तो आपसे वहां मुलाकात होगी विपुल जी। बिल्कुल मुलाकात होगी, और प्रदीप हल्दर जी मौजूद रहेंगे, बताएंगे क्या कुछ कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, और साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों के साथ 1 to 1 हम लोग रूबरू होंगे, ये इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए और बताने के लिए वीकेंड पे क्या कुछ खास रहने वाला है अर्थम में। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बोनस पॉइंट को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, वीकेंड पे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपकी जेब से जुड़े, आपकी समृद्धि को और विस्तार देने वाले कार्यक्रम हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो वीकेंड पे जब जब समय मिले बोनस के साथ आप समय बिताइए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।